हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल एस्ट्रो विंडो में स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक सेकंड सेम मिड एग्जाम सॉल्यूशंस 2023 ज्योतिर्विज्ञान सामुद्रिक शास्त्र से है। तो ये पेपर है मिड सेमेस्टर एग्जाम का सामुद्रिक शास्त्र। इसमें दो वर्ग हैं, वर्ग आ और बा। दोनों में दो दो क्वेश्चन है और आपको एक ही एक क्वेश्चन ही करना है। 1 घंटे का पेपर है। जो क्वेश्चन है वो है, सामुद्रिक शास्त्र की वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है। जीवन रेखा का सचित्र विश्लेषण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, हृदय रेखा अथवा मस्तिष्क रेखा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, हाथ और उंगलियों के आधार पर मानव के भाग्य का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र की वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है। तो सामुद्रिक शास्त्र जो मानव शरीर की बनावट के आधार पर स्वभाव और भविष्य का अध्ययन करता है, भारतीय ज्योतिष का वह हिस्सा है जो चेहरे और उसकी आभा को पढ़ने तथा पूरे शरीर के विश्लेषण का अध्ययन करता है। संस्कृत शब्द सामुद्रिक शास्त्र का मोटे तौर पर अनुवाद शरीर की विशेषताओं का ज्ञान है। यह ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान के साथ साथ मस्तिष्क विज्ञान अर्थात कपाल समुद्रिक, जिसे हम फ्रीनोलॉजी कहते हैं, और चेहरे को पढ़ने अर्थात फेस रीडिंग, जिसे मुख सामुद्रिक से भी संबंधित है। इसमें दो विषय होते हैं सामुद्रिक शास्त्र में, लक्षण और रेखा। आप चेहरे के लक्षण, चिन्हों इत्यादि से भी भविष्य बता सकते हैं, या फिर उनकी रेखाओं। रेखाएं कहाँ कहाँ मिलती हैं? 3 जगह मिलती है, हाथ में, पैर में और मस्तक में। तो रेखाओं के 3 प्रधान स्थल हैं, कर, कपाल तथा चरण। चिरकाल के अनुभव से इनके द्वारा भूत, भविष्य, वर्तमान तथा जन्मकालिक मास, पक्ष, तिथि इत्यादि का भी ज्ञान होता है। यह प्राचीन हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण में शामिल विषयों में से एक है। आज भी विषय ज्योतिष और मानविकी के क्षेत्र में अपनी उपयोगिता रखता है। हालांकि सामुद्रिक शास्त्र को वैज्ञानिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। हिंदू परंपरा मानती है कि प्रत्येक प्राकृतिक या अर्जित शारीरिक चिन्ह उसके स्वामी के मनोविज्ञान और भाग्य को दर्शाता है। उत्थान, अवसाद, विस्तार, कमी और अन्य चिन्ह प्रासंगिक हो जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के संदर्भ में मानव तत्वों के 5 मुख्य प्रकार हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। भारत में सामुद्रिक शास्त्र के उदाहरण के रूप में यादगार लोगों के शरीर पर पाए जाने वाले दुर्लभ शुभ चिन्हों के वर्णन से भरी पड़ी। सबसे पुरानी पांडुलिपि का नाम सामुद्रिक लक्षण 1507 ईस्वी है, जो राजस्थान के जैन संग्रह से ली गई है तथा इसमें हिंदी टिप्पणी भी है। तो चलिए अब देखते हैं सामुद्रिक शास्त्र की वर्तमान उपयोगिता क्या क्या है। मानव स्वभाव और व्यक्ति का अध्ययन। सामुद्रिक शास्त्र मानव शरीर की बनावट जैसे कि हाथ, पैर, कान, आंख इत्यादि के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पारंपरिक ज्ञान का स्रोत। यह भारतीय ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्राचीन भारतीय ज्ञान को समझाने में मदद करता है। हस्तरेखा विज्ञान का आधार। हस्तरेखा विज्ञान जो हाथों की रेखाओं के आधार पर आधारित है, सामुद्रिक शास्त्र का ही एक हिस्सा है। सांस्कृतिक महत्व। यह भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कई लोग इसे भाग्य और भविष्य जानने के लिए उपयोग करते हैं। मनोरंजन और जिज्ञासा। कई लोग सामुद्रिक शास्त्र को केवल मनोरंजन और जिज्ञासा के लिए देखते हैं और कुछ लोग इसे अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए भी उपयोग करते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें। सामुद्रिक शास्त्र को वैज्ञानिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए इसे केवल एक पारंपरिक ज्ञान के रूप में देखा जाना चाहिए। यह एक जटिल विषय है और इसे समझने के लिए गहन अध्ययन और अनुभव की आवश्यकता होती है। सामुद्रिक शास्त्र का उपयोग केवल मार्गदर्शन के लिए किया जाना चाहिए, न कि किसी भी निर्णय को प्रभावित करने के। अब हम जो दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न 2, जीवन रेखा का सचित्र विश्लेषण कीजिए। तो यहां पर हम जीवन रेखा को देखेंगे। जीवन रेखा इस चित्र सर में आप। नमस्ते। नमस्ते। अभी बस दूसरा क्वेश्चन शुरू किया है। जी सर। तो जीवन रेखा का सचित्र विश्लेषण, ये क्वेश्चन आया था 2023 में, तो उसी का वर्णन शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे इस चित्र में आप देख सकते हैं, जीवन रेखा अंगूठे और आपकी तर्जनी के बीच से शुरू होती है और मणिबंध की तरफ जाती है। इसे हम जीवन रेखा कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है जीवन रेखा।
तो अंगूठे और तर्जनी के बीच से प्रारंभ हो जो रेखा गोलाई लिए शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई मणिबंध या उसके समीप तक आती है, उसे जीवन रेखा कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल रेखा कहते हैं। इसी रेखा को सामुद्रिक के अन्य ग्रंथों में पितृ रेखा, गोत्र रेखा, प्रगुण रेखा आदि भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, पर मुख्यतः इसे जीवन रेखा के नाम से ही हम जानते हैं। यदि आप पुष्ट, सुंदर और खूब गोलाई लिए हो तो ऐसा मनुष्य स्वस्थ, दीर्घायु, ऐश्वर्य तथा उच्च प्राण शक्ति वाला होता है। किंतु यदि खंडित हो तो उसे जीवन में असफलता तथा अपमान प्राप्त होता है। यदि यह रेखा संपूर्ण न हो तो ऐसा मनुष्य सदा दुखी रहता है। यदि इस रेखा पर तिल का चिन्ह हो तो मनुष्य को सुंदर सवारी प्राप्त होती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में यह साधारणतया दिखाई न दे, वहां भी ध्यान से देखने पर यह क्षीण रूप में दिखाई देगी, लेकिन ऐसे व्यक्तियों में प्राण शक्ति का अभाव होगा, अर्थात उनका स्वास्थ्य यदि अच्छा भी दिखाई दे तो भी वे दीर्घायु होंगे। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें प्राण शक्ति कम है, क्योंकि उनकी जो जीवन रेखा है बहुत ही कम कमजोर है और वो बहुत मुश्किल से दिखलाई दे रही है। प्रायः करतल के बगल से ही जीवन रेखा प्रारंभ होती है। करतल, कर मतलब हाथ और तल मतलब इस करतल में, ये पूरा करतल है लेकिन ये इसका कॉर्नर के हिस्से की बात कर रहे हैं। जनरली यहीं से जीवन रेखा प्रारंभ होती है। प्रायः करतल के बगल से ही ये जीवन रेखा प्रारंभ होती है। यह इसकी स्वाभाविक स्थिति है, परंतु यदि यह बृहस्पति के क्षेत्र से प्रारंभ हो तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा धनाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी है और यश तथा मान की इच्छा रखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बृहस्पति के क्षेत्र से ये शुरू हुई है, और सिर्फ शुरू ही नहीं, यहाँ पे दो मिक्सी होकर शुरू हुई है, अर्थात इसकी यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। बृहस्पति के क्षेत्र से शुरू होके ये मणिबंध की तरफ जा रही है और पूरे शुक्र के क्षेत्र को कवर करती हुई मणिबंध पे जाके समाप्त हो रही है। तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा धनाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, यश और मान की इच्छा रखने वाले लोग होते हैं। यदि जीवन रेखा को काटने वाली रेखा सूर्य क्षेत्र के नीचे हृदय रेखा पर जाकर रुके और वहां हृदय रेखा पर बिंदु या दीप हो, या स्वयं हृदय रेखा ही कटी हुई हो, तो हृदय रोग समझना चाहिए। यदि जीवन रेखा इस कटे हुए स्थान के आगे दोनों हाथों में टूटी हुई हो तो जीवन का ही अंत हो जाएगा। अब इसको चित्र में कैसे समझेंगे, ये चित्र दिया हुआ है। ये हृदय रेखा कौन सी होती है? बुध के, ये कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध का पर्वत है, बुध से लेके जो बृहस्पति तक जाती है वो मेरी हृदय रेखा है। हृदय रेखा पे बीच में द्वीप जैसा, यव जैसा आकार बना है। यदि कोई रेखा, जीवन रेखा, ये जीवन रेखा आप देख ही रहे हैं, यहां से यहां तक है, मणिबंध तक, ठीक है। तो जीवन रेखा को काट रही है, यहां से शुरू होके जीवन को काट के और कहां पहुंच रही है? हृदय रेखा के द्वीप पर। तो ऐसा हृदय रोग बताता है। और अगर ये हृदय रेखा आगे टूट गई हो दाहिने और बाएं हाथ दोनों में, तो ये मृत्यु का कारक है, मतलब ये बता रही कि उसके बाद मृत्यु भी हो जाएगी। यदि सर काटने एक वाली, हाथ में टूटी हो तो? तो बचने के चांस हैं। दोनों हाथ में पुष्टि हो जाती है, प्रूव हो जाता है, पर यदि एक हाथ में है तो बचने के चांस है। यदि काटने वाली तीव्र रेखा जाकर लहरदार स्वास्थ्य रेखा से मिलती हो तो पीलिया या पित्त ज्वर होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लहरदार रेखा से जाके मिल रही, मतलब यहां से कोई रेखा जाके इस स्वास्थ्य रेखा से मिले और वो लहरदार भी हो, तो उस स्थिति में ये पीलिया जैसे ज्वर का कारक हो। यदि काटने वाली रेखा मंगल के प्रथम क्षेत्र पर पर्यवसित हो और वहां रेखा जाल हो तो रक्त विकार, रक्त प्रसार या गले की बीमारी का रूप होता है। अब आप देख लें कि एक रेखा जो कि जीवन रेखा को काट के कहा जा रही है, मंगल का प्रथम क्षेत्र ये यहाँ पे होता है, बुध क्षेत्र के नीचे और मस्तिष्क रेखा के ऊपर, मतलब हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच का हिस्सा होता है, जो कि हथेली के बगल में होता है। इसे मंगल का प्रथम क्षेत्र कहते हैं। तो यदि कोई रेखा जीवन रेखा के अंदर से जीवन रेखा को काटते हुए मंगल के उस क्षेत्र पे जाती है और वहां पे पहले से जाल बना हुआ है, तो क्या होगा? यदि काटने वाली रेखा मंगल के प्रथम क्षेत्र पर पर्यवसित हो और वहां रेखा का जाल हो तो रक्त विकार, रक्त प्रसार या गले, खांसी, निमोनिया आदि की बीमारी का को बताता है।
यदि यही काटने वाली रेखा चंद्र क्षेत्र के ऊपरी भाग पर जाकर समाप्त हो तो वहां पर रेखा जाल हो, और तो संग्रहणी अतड़ियों के रोग, उदर शोथ इत्यादि होंगे। अब यही रेखा यदि जीवन रेखा को काटते हुए चंद्र के क्षेत्र पर जाए, चंद्र का क्षेत्र ऊपर वाला हिस्सा अर्थात मस्तिष्क रेखा के ठीक नीचे, ये पूरा चंद्र क्षेत्र होता है मस्तिष्क रेखा के नीचे से लेके मणिबंध तक। तो इसका मतलब मस्तिष्क रेखा के ठीक नीचे वाला एरिया चंद्र का ऊपरी हिस्सा कहलाएगा, और वहां पे जाल है, और उस जाल में जाके एक रेखा जीवन रेखा को काटते हुए पहुंच रही है। इसका मतलब अतड़ियों के रोग होंगे, उदर शोथ होगा। यदि काटने वाली रेखा का चंद्र क्षेत्र के मध्य भाग में अंत हो तो वायुजनित गठिया रोग होंगे। इसी तरह से यदि जीवन रेखा को काटने वाली रेखा चंद्र क्षेत्र के नीचे वाले भाग में समाप्त हो और वहां जाल चिन्ह या क्रॉस या इन रेखा को काटने वाली दूसरी छोटी रेखा हो तो मूत्राशय या स्त्री संबंधी रोग होते हैं। तो आप देख लीजिए, दोनों यहाँ पे हमने दोनों कथन बताए हैं। एक तो ये कि चंद्र के मध्य क्षेत्र में कोई जाल जैसा आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, और वहां पर जीवन रेखा को काटने वाली एक रेखा पहुंच रही है, तो गठिया वायुजनित रोग होंगे। दूसरी कंडीशन यह है कि यदि यही रेखा काट के कहां पहुंच रही हो, मंगल के निम्न क्षेत्र में जाल में पहुंच रही हो, तो क्या होगा, मूत्राशय संबंधी रोग होंगे, स्त्री संबंधी रोग होंगे। स्त्री स्त्री के केस में स्त्री संबंधी रोग होंगे। कभी कभी जीवन रेखा को काटने वाली रेखाएं शुक्र क्षेत्र पर प्रभाव रेखाओं से प्रारंभ होती हैं। ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि किसी चिंता विशेष के कारण रोग होगा। तो आप देख सकते हैं कि जीवन रेखा को काटने वाली शुक्र के क्षेत्र से अगर शुरू हो, तो शुक्र का क्षेत्र, ये जीवन रेखा को काट रही है पर शुक्र के बाहरी क्षेत्र से शुरू हो रहे हैं। शुक्र का क्षेत्र मतलब अंगूठे के ठीक नीचे से शुरू होकर, और ये देखा जाता है कि वो काट के कहाँ पे जा रही हैं, तो उससे पता चलता है किस टाइप की चिंता होगी। पर किसी न किसी विशेष चिंता के कारण ऐसी समस्या आ रही है। तो कभी कभी जीवन रेखा को काटने वाली रेखाएं शुक्र क्षेत्र पर प्रभावक रेखाओं से प्रारंभ होती है। ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि चिंता विशेष के कारण होगा। यदि शुक्र से वो बुध के क्षेत्र में जाए, तो इसका मतलब शुक्र से बुध पे गई है, जीवन रेखा को काट रही है, तो ये कोई व्यवसाय से संबंधित चिंता का कारक हो। उसी तरह से सूर्य पे जाए तो मान सम्मान में हानि और उसके कारण जो चिंता आएगी उसके कारण। और इसी तरह से अन्य ग्रहों के केस में भी समझना चाहिए। यदि आड़ी काटने वाली रेखा हृदय रेखा और शीर्ष रेखा के मध्य में समाप्त हो और शीर्ष और हृदय रेखा के बीच का यह मध्य भाग बहुत चौड़ा ना हो तो दमे का रोग होगा। अब देखिए, हृदय रेखा आपको पता है, ये ऊपर वाली रेखा जो कि बृहस्पति से लेके बुध के पर्वत तक जा रही है। मस्तिष्क रेखा कौन है, ये आपकी तर्जनी के नीचे से शुरू होके यहां तक आने वाली। अब इन दोनों के बीच के क्षेत्र में कोई रेखा जो जीवन रेखा को काटते हुए पहुंच रही है, दोनों के क्षेत्र के बीच में पहुंच रही है, साथ में दोनों हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच में जगह भी कम है, तो दमे का कारक बताएगी। ये बताएगी कि दमा का रोग होगा, फेफड़ों के रोग होंगे। यदि आड़ी आड़ी काटने वाली रेखा स्वास्थ्य रेखा पर समाप्त हो और स्वास्थ्य रेखा नसेनी की भांति हो तो उदर रोग होगा। मतलब स्वास्थ्य रेखा एक सीधी रेखा ना होके ऐसे आड़ी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, तो इसको कहते हैं नसेनी जैसी स्वास्थ्य रेखा। अब ये अच्छी स्वास्थ्य रेखा नहीं है, तो उसका स्वास्थ्य में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहेगा। कभी बीमार, कभी स्वस्थ, कभी बीमार, कभी स्वस्थ, पूरी जिंदगी चलेगा। तो इसे कहते हैं स्वास्थ्य रेखा का नसेनी का जैसा होना। और उसपे भी एक जीवन रेखा को काट के कोई रेखा पहुंच रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो बार बार उसके साथ समस्या हो रही स्वास्थ्य की, वो उदर रोग के कारण। यदि आड़ी काटने वाली रेखा जाकर स्वास्थ्य रेखा पर ऐसी जगह समाप्त हो जहां स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप चिन्ह हो, तो गले और फेफड़े का रोग कहना चाहिए। तो अब यहाँ स्वास्थ्य रेखा तो ठीक है, नसेनी के जैसी नहीं है, लेकिन उस पर एक द्वीप बना है। द्वीप कभी भी शुभ नहीं होता है, वो हमेशा अशुभता का प्रतीक होता है। अब जीवन रेखा को काटती कोई रेखा आ रही, अर्थात जीवन का संकट है, समस्या है, और द्वीप पे काट रही है, इसके मतलब स्वास्थ्य की समस्या के कारण जीवन पे संकट है। तो स्वास्थ्य द्वीप संकट है, और किस तरह का होगा, गले और फेफड़े का रोग। चलिए, अब मिड सेमेस्टर 2023 के पेपर में जो सामुद्रिक शास्त्र में आया था तीसरा प्रश्न, वो है
हृदय रेखा अथवा मस्तिष्क रेखा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। यहाँ दोनों रेखाओं के बारे में बताना है, हृदय और मस्तिष्क। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सारी रेखाएं बताई गई हैं, सब एक साथ यहाँ समझ लीजिए। ये जीवन रेखा है, यहाँ लिखा भी है जीवन रेखा, ये इस रेखा शुरू हो रहा, ये अंगूठे और तर्जनी के बीच से शुरू होके मणिबंध तक जाने वाली जीवन रेखा। भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू होकर शनि के पर्वत तक जाने वाली है। मस्तिष्क रेखा अंगूठे और तर्जनी के मध्य से शुरू होकर जीवन रेखा के पास से शुरू होती है और हथेली के दूसरे सिरे तक जाती है। हृदय रेखा बृहस्पति के पर्वत या शनि पर्वत के नीचे से शुरू होती है और कनिष्ठा अर्थात बुध पर्वत के नीचे तक समाप्त होती है, यह हृदय रेखा। स्वास्थ्य रेखा बुध पर्वत के नीचे से शुरू होती है और चंद्र के पर्वत से होते हुए मणिबंध तक जाती है, तो यह स्वास्थ्य रेखा है। यही मुख्य रेखाएं हैं। तो इसमें से यहां पे हमें दो का वर्णन करना है, हृदय रेखा, आयु रेखा। दूसरे प्रश्न में हम ऑलरेडी जीवन रेखा का वर्णन कर चुके हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक ही वर्ष के मिड सेमेस्टर पेपर में आपसे 3 रेखाएं पूछी जा चुकी, इसलिए रेखाओं का ज्ञान बहुत, 5 ही मुख्य रेखाएं हैं, उन पांचों को आप पढ़ लीजिए, ये जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। हृदय रेखा और इसी का दूसरा नाम है आयु रेखा, यह आयु को भी बताती है। कनिष्ठा अर्थात छोटी उंगली जहां से प्रारंभ होती है, उसके नीचे के स्थान से निकलकर तर्जनी की ओर जाने वाली जो रेखा दिखाई गई है, उसे हम हृदय या आयु रेखा कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहां से शुरू हुए तर्जनी के नीचे बुध पर्वत के नीचे से शुरू होके, तर्जनी नहीं, कनिष्ठा के नीचे बुध पर्वत के नीचे से शुरू होके तर्जनी उंगली तक जाने वाली, कभी कभी ये सिर्फ शनि पर्वत तक ही जाती है, इसी को हम हृदय या आयु रेखा कहते हैं। हृदय रेखा यदि कनिष्ठिका प्रांत अर्थात बुद्ध क्षेत्र से प्रारंभ हो तथा तर्जनी अर्थात गुरु क्षेत्र तक जावे तो 100 वर्ष की आयु अर्थात पूर्ण आयु समझना चाहिए। जैसे इस केस में ये पूर्ण है, तो आयु अर्थात ये दीर्घ आयु होगा, इसे पूर्ण आयु समझना चाहिए, जो कि 100 वर्ष मानी गई है। यदि यह रेखा पर द्वीप चिन्ह हो तो क्लेश होता है, मतलब हृदय रेखा पर द्वीप चिन्ह हो तो क्लेश होता है। यदि छिन्न हो, यदि कटी हो, तो जीवन में संदेह होता है, अर्थात जिस अवस्था पर कटी हो उस उम्र में संभवतः मृत्यु हो जाए, लेकिन मृत्यु का प्रूफ कौन करेगा? दोनों हाथ में उसी जगह कटी होना चाहिए। यदि विषम अर्थात टेढ़ी हो तो धन नाश होता है, मतलब जाके कहीं टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। ये यदि खुरदुरी हो तो शारीरिक कष्ट होता है, अर्थात ये कई तरीके की चीजें बताती है। तो अगर रेखा में समस्या है, द्वीप हो, क्यूटी हो, टेढ़ी हो, खुरदुरी हो, तो ये सब समस्याओं को ही बताता है हृदय रेखा। यदि हृदय रेखा बृहस्पति या शनि क्षेत्र के नीचे से प्रारंभ हो, सीधी या कुछ गोलाई लिए हो, तो हथेली के अंत तक जावे, तो यह स्वाभाविक स्थिति। यदि बृहस्पति क्षेत्र के आरंभ से प्रारंभ हो तो भी सामान्य स्थिति, अच्छी स्थिति है। तो यह हमारे मनोभावों में प्रेम, घृणा, क्रोध, आसक्ति, अहंकार, लोभ, मोह आदि उचित मात्रा में जो जरूरी है एक इंसान के लिए, उसको उत्पन्न करती है। क्योंकि सभी दैवीय गुण है, अर्थात भगवान के दिए हुए गुण है और सभी का अपना महत्व है। कोई कहता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है। थोड़ा बहुत क्रोध भी जरूरी है, थोड़ी बहुत आसक्ति भी जरूरी है, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो या किसी इंसान के प्रति हो। थोड़ा बहुत मोह भी होना चाहिए। मैं किसी भी गुण को जो ईश्वर प्रदत्त है उसको गलत नहीं मानता, बस किसी की अधिकता ना हो या किसी की न्यूनता ना हो। तो जब हमारी ये हृदय रेखा नॉर्मल होती है, अर्थात ये अपनी पूर्ण लंबाई के बराबर होती है और बिना किसी दोष के होती है, तो हमारे मनोभाव, क्योंकि इसका नाम ही है हृदय, हृदय में उत्पन्न भाव एक संतुलित मात्रा में होते हैं। यदि अपने सामान्य स्थान से नीची हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रेम करने वाला नहीं होता है, उसके हृदय में संयम तथा कठोरता होती है और स्वार्थपरता भी होती है, अर्थात ये यहाँ से नीचे चलेगी, बृहस्पति के क्षेत्र से नीचे आ जाए तो हम कहेंगे कि ये कठोर व्यक्ति है। इसमें मतलब नरम हृदय नहीं है, संयम भी नहीं है और ये बहुत ही कठोर है। हृदय रेखा अपने सामान्य स्थान से अधिक नीची हो तो ऐसा व्यक्ति कठोर प्रकृति का और नीच प्रकृति का हो जाए, अर्थात लालची हो जाएगा,
धोखेबाज हो जाएगा, मतलब मतलब नीच प्रकृति हो जाएगा। यदि हृदय रेखा बहुत ऊंची हो, अर्थात उंगलियों जहां हथेली से प्रारंभ होती है उस स्थान के बहुत समीप हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत उग्र रूप से प्रेम करने वाले होते हैं। उनके प्रेम में तीव्रता विशेष होने के कारण उनमें डाह या ईर्ष्या की मात्रा भी साधारण से अधिक होती है। अर्थात जैसे ये रेखा है, अब ये उच्च कहेंगे तब जब ये बृहस्पति की उंगली को, अर्थात तर्जनी उंगली को जाके छू जाए या शनि की उंगली पे जाके टच कर जाए, तो हम कहेंगे कि अब ये तो बहुत ही ज्यादा उग्र हो गया, मतलब ये बहुत प्यार करने वाला हो गया। अब कोई चीज बहुत बहुत मीठा भी जैसे नहीं पसंद होता है, नुकसान करता है, तो बहुत प्यार करने वाला इंसान भी खतरनाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो प्यार के लिए कत्ल भी कर जाएगा, क्योंकि उसमें ईर्ष्या की भावना आ जाएगी कि अभी इसने मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर दिया तो अब इसको हम ही, मतलब हम्म। ऐसे ही लोग जो है बहुत हिंसक भी हो जाते हैं। तो बहुत ऊंचा होना भी खतरनाक है, बहुत नीचा भी खतरनाक है। बीच में रहे तो सबसे अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक होता है और बैलेंस बना के जिंदगी में चलता है। किंतु हथेली पर आर पार पूरी चौड़ाई पर होते हुए भी यदि हृदय रेखा कुछ भी गोलाई लिए हुए न हो और बिल्कुल सीधी जैसे स्केल लगा के खींच दी गई हो, और हाथ भी आप देखें तो उस व्यक्ति का मृदु ना हो, मांसलता भी ना हो, मतलब एकदम हड्डियां नजर आ रही हो, कड़ा हो, तो ऐसा व्यक्ति 100% कठोर प्रकृति का होता है और उसमें स्नेह जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। वो व्यक्ति असल में पशु होता है और ऐसे लोगों से संभल के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। वो कब आपके साथ बुरा कर जाएं और उसका उन्हें कभी भान भी नहीं होगा, कभी वो पछताएंगे भी नहीं। यदि हाथ में हृदय रेखा ना हो तो समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति में भावुकता तथा अनुराग या प्रेम करने की प्रवृत्ति बहुत कम है, ना के बराबर है ही नहीं। वो बहुत ही क्रूर हैं। ऐसे व्यक्ति प्राय लोभी, स्वार्थी होते हैं। यदि उनके हाथ में मंगल का प्रथम क्षेत्र भी उन्नत हो, विस्तृत हो, तो क्रूरता भी समझनी चाहिए। यदि हाथ का रंग लाल हो तो रुधिर स्राव का रोग कारक होगा, मतलब पहली बात तो हृदय रेखा नहीं है, तो उसके पास कुछ भी दिल से संबंधित कोई भी चीज नहीं है, तो वो दिल और दिमाग से सोचेगा नहीं। ऊपर से सीधी है तो कठोर हो गया, मंगल का क्षेत्र उन्नत हो गया, हाथ भी लाल हो गया, तो वो लड़ाई झगड़े वाला है, हिंसक प्रवृत्ति है। और वो इतना ज्यादा हिंसक हो जाएगा कि हाई बीपी के कारण रुधिर स्राव, अर्थात जो कहते हैं ना, कहते हैं कि हैमरेज हो गया। अब वो हैमरेज कहीं भी हो सकता है, ब्रेन हैमरेज या कहीं, तो वो इस तरह के पेशेंट बन जाते हैं। यदि देखने से ऐसा मालूम पड़े कि पहले तो हृदय रेखा थी किंतु बाद में मिट गई है, या बाएं हाथ में छीड़ रूप में हो और दाहिने में ना हो, तो यह प्रकट होता है कि किसी प्रेमी ने इसे इतना निराश किया है कि उस आघात के कारण हृदय रेखा ही लुप्त हो गई। मतलब दाहिना हाथ आपके अभी का है, वर्तमान। बायां हाथ आपको, मतलब आपके माँ बाप से प्राप्त, मतलब पिछले जन्मों के कारण प्राप्त हाथ है। तो यदि आपके दाहिने हाथ में वो बहुत ही है ही नहीं, हृदय रेखा नहीं है, और बाएं में है लेकिन बहुत ही मध्यम है, तो इसका मतलब है कि जन्म से तो इसको मिला था हृदय, लेकिन उसको इतना बड़ा हृदय आघात मिला, प्रेम में ऐसा धोखा खाया कि वो निराश हो गया और उसकी हृदय रेखा ही लुप्त हो गई। हृदय रेखा जितनी लंबी हो और बृहस्पति के क्षेत्र में जितने भीतर से प्रारंभ हो, उतना ही अधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा। बृहस्पति के क्षेत्र के अंदर से हृदय रेखा प्रारंभ होने के कारण ऐसे व्यक्तियों को प्रेम में आदर्श रक्षा का भी होता है। यदि यह रेखा हल्के नीले या सांवले रंग की हो, रंग उड़ा उड़ा सा प्रतीत हो या पीलापन हो, तो यकृत विकार, पित्त जनित दोष होते हैं। मतलब हल्का नीला रंग का हो तो जाहिर सी बात है कि ब्लड डिसऑर्डर है, उनकी समस्या है। रंग उड़ा उड़ा सा है, बैगनी रंग की है, तो ये यकृत या लिवर डिसऑर्डर है। पीले रंग की भी हो सकती है तो पित्त जनित दोष है। यदि यह रेखा अत्यधिक गहरी हो, बहुत गाढ़ी, तो आप ऐसा ना समझें कि बहुत अच्छा है। यदि यह रेखा अत्यधिक गहरी हो तो एपोप्लेक्सी, जैसे सहसा मूर्छा आके लोग गिर जाते हैं ना रोड पे, इसी को कहते हैं कभी कभी पक्षाघात। रक्तचाप अधिक होने से सर में रक्त चढ़ जाना, इस तरह के रोगों का भय होता है। बहुत ज्यादा गाढ़ी है ना, तो हृदय हृदय का जो पंपिंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत हाई प्रेशर डेवलप कर रहा है। तो
हृदय इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप कर रहा है तो हाई बीपी का कारक बन रहा है, इसीलिए रक्त हृदय में चढ़ रहा है और रक्त जो है सर में चढ़ रहा है, और सर में चढ़ने के कारण ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या हो सकती है, उससे पक्षाघात हो सकता है, क्योंकि ब्रेन डिसऑर्डर क्या है, पक्षाघात देता है। तंत्रिका तंत्र का ये एक तरह से पक्षाघात तंत्रिका तंत्र में हुए समस्याओं के कारण होता है, और इसीलिए लोग मूर्छा खा के गिर जाते हैं। तो बीपी के लोगों में ऐसा होता है, हाई बीपी का। ये लो बीपी की बात नहीं चल रही है। जब कोई रेखा अत्यधिक गहरी हो तो समझिए कि उस पर बहुत जोर पड़ रहा है, और यह भय का संकेत चिन्ह है, मतलब ये अच्छा नहीं। अब इसी प्रश्न में मस्तिष्क रेखा भी पूछा गया है। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली के बीच में बनी सीधी रेखा तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच से निकलती है और हथेली के दूसरी ओर जाती है। इसको हम मस्तिष्क रेखा या बुद्धि रेखा कहते हैं। यह रेखा व्यक्ति के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में बताती है, उसकी बुद्धि के बारे में बताती है। ये जीव कभी कभी जीवन रेखा के साथ से शुरू होती है और हथेली के दूसरे क्षेत्र हथेली के दूसरे पार जाती है, जहां मंगल का जो प्रथम क्षेत्र है उसके नीचे ये पहुंचती है। इसी को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। ये देखिए बना मस्तिष्क रेखा यही है। तो मस्तिष्क रेखा से जुड़े कुछ तथ्य क्या हैं वो देख लीजिए। मस्तिष्क रेखा जीवन से जुड़ी हुई होती है, तो व्यक्ति संवेदनशील और भावुक होता है। अब इस केस में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़ी है तो जाहिर सी बात है, व्यक्ति बहुत ही सेंसिटिव होगा, संवेदनशील होगा, और बहुत ही ज्यादा भावुक होगा। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा स्वतंत्र रूप से शुरू होती है तो व्यक्ति की विचारधारा आजाद होती है, स्वतंत्र व्यक्तित्व का होता है। यदि जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप हो, एक दूसरे से अलग हो, मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत की ओर झुकी हुई हो, तो व्यक्ति अच्छा साहित्यकार, कलाकार, अभिनेता या नेता होता है। मतलब ये मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत से ऊपर से शुरू हो तो ये गुरु का काम करेगा, अपने फील्ड में बॉस बनेगा, लीडर बनेगा, उपदेशक बनेगा, टीचर बनेगा, उपदेशक अर्थात ओरेटर बनेगा। वो अपनी फील्ड में अभिनेता हो सकता है, नेता हो सकता है, कलाकार हो सकता है, साहित्यकार हो सकता है, इत्यादि। मस्तिष्क रेखा पर दोमुखी रेखा बुद्धिमानी, तार्किक सोच और सफल करियर का संकेत दे सकती है। दोमुखी मतलब यहां से मस्तिष्क रेखा शुरू हुई थी, आगे आके दो हिस्सों में बदल जाए, एक जैसे ये जा रही है और एक नीचे जाए, तो एक आपको व्यवहारिक शक्ति देगी, दूसरी आपको मानसिक शक्ति देगी, भावनात्मक जुड़ाव देगी। तो इसी को कहते हैं दो मुखी रेखा है। एक ही व्यक्ति में दो कैरेक्टर, वो व्यक्ति दो तरीके से सोचेगा, एकदम प्रैक्टिकल सोच भी होगी उसमें और इमोशनल भी हो, दोनों तरीके से सोचेगा। मस्तिष्क रेखा छोटी और अस्पष्ट, छोटी हो और स्पष्ट हो, या लंबी हो और कमजोर हो, तो व्यक्ति किसी भी मामले में निश्चित फैसला नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों में ही एक कमी है, छोटी है पर स्पष्ट है, इसमें लंबी है पर कमजोर है। तो क्योंकि दोनों कंडीशन में एक जरूर कमी है, तो ऐसा व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता। जब भी डिसीजन लेने का बात आएगा वो पीछे हट जाएगा, और उसके मित्र या उसके घर वाले ही डिसीजन ले पाए। ये दब्बू प्रकृति को शो करता है, जो लोग दब्बू नहीं होते हैं वो। मस्तिष्क रेखा के प्रकार एवं प्रभाव। जिस व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा झुकी हुई होती है, ऐसा व्यक्ति साहसिक कार्यों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से करने की समझ रखता है। ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क कलात्मक, रचनात्मक एवं शोधपूर्ण गुणों से परिपूर्ण होता है। यह अच्छी मानी जाती है। व्यक्ति में लचीलापन होता है क्योंकि ये झुकी हुई है। ठीक है, कहते हैं ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की शान होती है। तो ये अकड़ी नहीं हुई है, ये सीधी नहीं है, बल्कि इसमें झुकाव है, लचक है। और इसीलिए ये व्यक्ति, इस तरह के व्यक्ति समय जरूरत पड़ने पे झुक जाते हैं, जरूरत पड़ने पे अकड़ में भी रहते हैं। मतलब वो सिचुएशन देख के काम करते हैं, इसीलिए वो सफल ज्यादा हो। तो ऐसे व्यक्ति वाले लोग कलात्मक, रचनात्मक, शोधपूर्ण हर कार्य में प्रवीण होते हैं, सब जगह सफलता मिलती है। ये देखिए, ये थोड़ी सी झुकी हुई लग रही है, ये थोड़ा और भी झुक जाती और अच्छा रहता। जिस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा सीधी होती है वह व्यक्ति व्यवहारिक एवं नियमबद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति एक सफल व्यवहारिक व्यापारी भी होते हैं। तो देखिए, अगर स्केल लगा के सीधी खींच दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं ना, हाँ हम ये मानते हैं कि बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक है, फिर रियली वेरी प्रैक्टिकल, लेकिन एक जगह जाके वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा नियम बना लेते हैं जिंदगी में कि असली जिंदगी का मजा भी नहीं ले पाते। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिंदगी को
सही तरह से जीने के लिए कुछ नियम कभी कभी तोड़ने भी पड़ते हैं, हटाने भी पड़ते हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी बैड, ऐसा भी एक जुमला बना है। किसी भी चीज की अधिकता गलत है। नियम होना अच्छी बात है, अत्यधिक नियम होना गलत है। व्यवहारिक होना अच्छी बात है, प्रैक्टिकलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट 100% प्रैक्टिकल हो गए, कभी किसी गरीब को देखा तो उसको कभी कोई हेल्प ही नहीं किया क्योंकि आप बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, तो ये भी अन्याय है, गलत है। ऐसे व्यक्ति माना कि व्यापारिक फील्ड में सफल हो जाते हैं, पर व्यापार के अलावा जहां सामाजिकता की बात आएगी, ऐसे लोगों का कोई जल्दी मित्र नहीं बनता। यदि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में जुड़ी हुई हो तो ऐसा व्यक्ति जरूरत से अधिक चिंतन करने वाला होता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है एवं भावुक किस्म का होता है। ऐसा व्यक्ति सभी के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है। अब देखिए क्या है कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक जुड़ी हुई है, जैसे इस केस में है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी सोच पे उसके जीवन का प्रभाव है। जब भी वो कोई काम करता है तो सोचता है कि मेरे जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात वो कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेता है, वो यूं ही नहीं जंग में कूद जाता है, सोच समझ के कूदता है। मेरे हिसाब से तो ये अच्छी चीज है। जो लोग बिना सोचे समझे कूदते हैं, माना कि कभी कभी सफल भी होते हैं, लेकिन कभी कभी नुकसान भी उठाते हैं। पर जो लोगों की जीवन रेखा से जुड़ी होती है, वो सोच समझ के काम करते हैं, तो ऐसे लोग ज्यादातर केसों में सफल होते हैं। लेकिन इनकी एक कमी भी होती है, ये अगर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो काम शुरू ही नहीं कर पाते। तो ये एक मध्यम रास्ता अपनाना चाहिए कि सोच समझ के काम शुरू करें, और अगर शुरू करने लायक है तो शुरू हो जाइए, उसमें ज्यादा डिले मत करिए। इसीलिए यहाँ पे कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयों के साथ लिखी है। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है क्योंकि वो ज्यादा सोचते हैं, भावुक होते हैं, आत्मविश्वास की कमी है इसीलिए वो लोगों किस हेल्प से डिसीजन लेते हैं। पर ये सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार वाले होते हैं, इनको सबसे सहानुभूति होती है। यदि किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा जब जीवन रेखा से अलग हटकर प्रारंभ होती है तो यह रेखा आत्मविश्वास, चिंतन की अपेक्षा कर्म में विश्वास, शक्तिशाली गुण, अधीनता एवं संबंधित व्यक्ति हाँ सर। अस्थिर स्वभाव की प्रवृत्ति विद्यमान होने का संकेत करती है। तो ये वही बात है जो भी पीछे बताया था कि जब ये जीवन रेखा से अलग प्रारंभ होती है तो स्वतंत्र व्यक्तित्व बताती है। ऐसे लोग ज्यादा आत्मविश्वास से भरे होते हैं, ये ज्यादा शक्तिशाली लोग होते हैं, ये ज्यादा आगे पीछे नहीं सोचते हैं, आगे कूद जाते हैं, काम में आगे बढ़ जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, जीते या हारे इससे मतलब नहीं, लॉस होगा या फायदा होगा इसकी उनको चिंता नहीं होती, वो काम में आगे बढ़ जाते हैं। ये भी एक अच्छी चीज है, जिंदगी में कभी कभी रिस्क लेना चाहिए। तो स्वतंत्रता, ऐसे लोग बहुत ही स्वतंत्र होते हैं, वो बचपन से ही ज्यादा माँ बाप की बातें नहीं मानते हैं और अपने मन का करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा का अंत यदि प्रशाखाओं के बिना हो तो यह ध्यान लगा सकने की शक्ति की ओर संकेत करती है, जैसे कि गुरु पतंजलि ने एकाग्रता के नाम से वर्णित किया है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा एक बाद में ढेर सारे गुच्छे के रूप में, शाखाओं के रूप में ना टूटे, एक हो, ज्यादा से ज्यादा दो हो तो ठीक है, पर दो से ज्यादा है तो वो कभी भी एकाग्र नहीं होंगे, क्योंकि वो एकाग्र नहीं होंगे तो उनको सफलता नहीं मिलेगी। ये तो वही हुआ ना कि अर्जुन ने मछली को भेदन कर लिया था अपने तीर से जल में देखते हुए, क्योंकि वो एकाग्र थे। उनको सिर्फ मछली नजर आ रही थी, पेड़ और पत्तियां नहीं नजर आ रही थी। यदि किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा जब छोटे से सूल के आकार में समाप्त हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति की लेखन संबंधित कार्यों में रुचि होती है। सूल जैसे जो लेखनी होती है वो आगे सूल या नुकीली होती है ना, और जी सर। मस्तिष्क दिमाग, मस्तिष्क रेखा का मतलब दिमाग और सूल का मतलब लेखनी। तो ये ऐसे लोग लेखक होते हैं, बहुत ही अच्छे वाले लेखक होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा के अंत में बड़े आकार का सूल हो तो ऐसे व्यक्ति अस्थिर स्वभाव या मन स्थिति की प्रवृत्ति वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दो कामों में एक साथ हाथ अड़ाने का आदी होता है। मतलब ये बहुत बड़े आकार का सूल बन गया तो इसको त्रिशूल कह सकते हैं। तो मतलब मस्तिष्क रेखा दो तीन भागों में टूट गई ना, तो अब वो एक चीज पे अडिग नहीं रहेगा, बार बार उसका डिसीजन चेंज होगा, इसीलिए किसी भी काम में सफल नहीं होगा और उसे असफलता मिलेगी। अब पेपर का जो चौथा क्वेश्चन है वो है हाथ और उंगलियों के आधार पर मानव के
भाग्य का विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ हाथ बताने हैं, उंगलियां बताना है और विश्लेषण करना। हस्त परीक्षा करने के लिए हम हाथ को कई भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि मणिबंध हाथ का आकार, कर पृष्ठ, नाखून, हाथों की उंगलियां, अंगूठा, पर्वत रेखाएं, चिन्ह। अब इसमें आपको सिर्फ हाथ और उंगलियों के आधार पर भाग्य का विश्लेषण करना है। तो हाथ, सबसे निम्न श्रेणी का हाथ या एलिमेंट्री हैंड क्या क्या होता है, सामने चित्र में भी नजर आ रहा है और इसके बारे में भी किया। सबसे निम्न श्रेणी के हाथ वाले व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास बहुत कम होता है। ऐसा हाथ बेढंगा, अपरिष्कृत व गंवारू होता है। हाथ की जिल्द मोटी खुरदरी होती है, हथेली बहुत मोटी और भारी होती है, उंगलियां छोटी होती हैं और नाखून भी छोटे होते हैं। यह साधारण नियम है कि यदि उंगलियां लंबी हो तो विशेष बौद्धिक विकास होता है। हाथ में उंगलियों की अपेक्षा हथेली जितनी अधिक बड़ी और भारी होगी, उसी अनुपात से मनुष्य में पशुवृत्ति विशेष होती है। मतलब उंगलियां छोटी, हाथ बड़ा, तो पार्श्विक प्रति, मतलब पशुता होगी उसमें, वो एकदम जानवर जैसा होगा। निम्न श्रेणी के हाथ में यही लक्षण विशेष होता है कि उनकी हथेली बड़ी होती है, उंगलियां बड़ी छोटी छोटी होती है। न केवल उंगलियां छोटी होती हैं, अभी तो वे बेढंगे ही अपरिष्कृत गंवारू होती हैं। हथेली में रेखाएं भी कम होती हैं। ऐसे लोग जानवर की तरह खाते पीते हैं, परिश्रम करते हैं, सोते हैं, लड़ते हैं, विषय वासना में भी प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि जानवर ये सब काम बहुत करते हैं। उनमें कोई नफासत या सौंदर्य प्रियता नहीं होती है। पशुवृत्ति और असंयम इनके कार्य और व्यवहार में प्रधान होते हैं। जैसे पशु क्या होता है, उसको खाना दिखाओ आ जाता है, वो दो ही चीज जानता है, खाना और विषय वासना। ऐसे व्यक्तियों का अंगूठा छोटा और बहुत मोटा होता है। अंगूठे का प्रथम पर्व मोटा, भारी और प्राय चौकोर होता है। ऐसे लोगों में आत्मबल या साहस बिल्कुल भी नहीं होता है, क्रोधी बहुत होते हैं। वासनाओं में प्रचंड वेग भी होगा, परंतु जैसे गुर्राने वाला मोटा कुत्ता जरा सा डंडा दिखाने से भागता है, वैसे ही इन लोगों के मन में कायरता होती है। ऐसे लोगों में चालाकी प्राकृतिक होती है। बुद्धि से उत्पन्न तर्क के कारण चतुरता नहीं होती। क्रोध के आवेश में ये लोग कत्ल भी कर बैठते हैं। इनको एक प्रकार से पशुवृत्ति का असंस्कृत रूप कहना चाहिए। आजकल सभ्यता के युग में शिक्षा के क्रमिक विस्तार के कारण बिल्कुल से पशुवृत्ति का उपयुक्त लक्षण युक्त हाथ कम देखने को मिलता है। फिर भी निम्न श्रेणी के लोगों में काफी लक्षण मिलेंगी। एक श्लोक है कि आहार, निद्रा, है विषय वासना, मनुष्य में यदि केवल यही हो, अर्थात विद्या, विचार, शांति, साहित्य, संगीत, कला आदि ना हो, तो वह पशु के समान। वर्गाकार हाथ देखते हैं। तो वर्गाकार हाथ में आप देख सकते हैं, जिस हाथ में हथेली वर्गाकार हो, अर्थात नीचे का भाग कलाई के पास तथा ऊपर का भाग उंगलियों के जड़ के पास वाला हाथ वर्गाकार हो, मतलब हथेली जितनी लंबी हो प्राय उतनी ही चौड़ी, और उंगलियों के अग्रभाग भी सम चतुष्कोणाकृति या वर्गाकृति हो, उसे वर्गाकार। ऐसे हाथों में नाखून भी प्राय छोटे और वर्गाकार होते हैं। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति कार्यकुशल होते हैं, इसलिए इस प्रकार के हाथ को उपयोगी हाथ कहते हैं। ये लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं। ज्यादातर ये कार्य कुशल मतलब कर्मठ लोग होते हैं। तो देखिए, यहाँ की चौड़ाई और यहाँ की चौड़ाई बराबर है। वर्ग कहेंगे क्योंकि इसकी लंबाई भी उतनी है जितनी चौड़ाई है, नीचे ऊपर की चौड़ाई बराबर है। उंगलियां के कोर भी लगभग वर्गाकार हैं जहां नाखून है। ऐसे व्यक्ति तरतीब वाले, समय के पाबंद, ठीक उचित रीत से कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विचार तथा कार्य दोनों में सुव्यवस्था होती है। ये लोग कानून तोड़ना पसंद नहीं करते हैं और अधिकारी वर्ग का सम्मान करते हैं। स्वयं झगड़ालू नहीं होते हैं, ना आगे बढ़कर झगड़ा बोल लेते हैं, परंतु यदि कोई इनका विरोध करे तो ये भी पूरी ताकत से विरोध करते हैं। इनमें प्रत्येक बात का आगे पीछा सोचकर कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। इनमें धैर्य और कार्य तत्परता भी होती है। काव्य या कला में इनका मन इतना नहीं लगता जितना किसी उपयोगी कार्य में। मतलब इनको, ये उपयोगी कार्य में ही हाथ डालते हैं, बकवास कामों में ये हाथ नहीं डालते। अर्थात प्रत्येक बात का ये मूल्यांकन करते हैं। ये लोग उपयोगितावाद, सांसारिकता, व्यवहारिकता या व्यापार के दृष्टिकोण से आते हैं। धार्मिक अंधविश्वास भी इनमें बिल्कुल नहीं होता है। इनमें नवीन आविष्कार करने की शक्ति या विशेष कल्पना नहीं होती, परंतु परिश्रम और लगन के कारण अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों से भी ये आगे बाजी मार ले जाते हैं, क्योंकि सांसारिक सफलता बहुत अंशों तक परिश्रम और अध्यवसाय पर निर्भर। अब उंगलियों के आधार पर हम वर्गीकरण कर देते हैं। अगर वर्गाकार हाथ है और छोटी वर्गाकार उंगलियां हैं, स्क्वायर हैंड विद द शॉर्ट स्क्वायर फिंगर्स, इस प्रकार के हाथ वाले विशुद्ध भौतिकवादी होते हैं। यह बताता है कि व्यक्ति जिद्दी और संकीर्ण दिमाग का है। यह लोग दोनों प्रकार के निष्पक्ष और अनुचित साधनों के साथ धन अर्जित करते हैं। यह लोग व्यापारिक दिमाग के होते हैं। ये लोग धन संचय को पसंद करते हैं और हर स्थान पर भौतिकता को तलाशते हैं। फिर वर्गाकार हाथ किंतु बड़ी वर्गाकार उंगलियां, स्क्वायर हैंड विद द लॉन्ग स्क्वायर फिंगर्स, इस प्रकार के हाथ वाले, छोटी उंगलियों के हाथ वाले
वालों से बेहतर मानसिकता का संकेत देते हैं। यह प्रतिनिधित्व करता है कि व्यक्ति तार्किक और विश्लेषणात्मक है। वह कुछ भी कहने या करने से पहले बहुत सोचता है। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति पूर्वाग्रहों तथा द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। वह सावधानी पूर्वक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आप यहाँ चित्र में देखते जाएं, वर्गाकार हाथ किंतु बड़ी वर्गाकार उंगलियां, ऊपर वाला छोटी वर्गाकार उंगलियां थी। तीसरा है वर्गाकार हाथ और गांठदार दार्शनिक उंगलियां, स्क्वायर हैंड विद द नॉटी फिलोसॉफिकल फिंगर्स। सामान्य तौर पर इस प्रकार का हाथ लंबी उंगलियों के साथ पाया जाता है और इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति बहुत स्नेही और दयालु है। यह महान आविष्कार ना सही, लेकिन अच्छे आर्किटेक्ट, गणितज्ञ और वैज्ञानिक होते हैं। इनकी उंगलियां उल्टा करके देखें तो गांठ नजर आती हैं, गांठदार उंगलियां, इसलिए इनको फिलोसफिकल कहते हैं। ये लोग फिलोसफी वाले होते हैं। देखिए, गांठ ऊपर से भी नजर आ रही है, जहां गांठ होती है वहां उंगलियां टेढ़ी जैसी नजर आती हैं। चौथा है वर्गाकार हाथ और आगे से फैली हुई, अर्थात स्पैचुलेट फिंगर, आगे से फैली हुई, स्क्वायर हैंड विद द स्पैचुलेट फिंगर्स। यह हाथ आविष्कारक का होता है, लेकिन प्रयोगात्मक क्षेत्र में जब ऐसे व्यक्ति इंजीनियर बनते हैं तो वह उपयोगी चीजें, उपकरणों और घरेलू सामान को बनाते हैं। इनमें जन्म से ही इंजीनियर या आर्किटेक्ट के गुण होते हैं और यह लगभग हर तरह की यांत्रिक कार्य को पसंद करते हैं। इसे चमचाकार हाथ भी कहते हैं। वर्गाकार हाथ और आगे से कुछ नुकीली उंगलियां, स्क्वायर हैंड विद द कोनिक, अर्थात थीटा, नुकीली होती है एकदम, आर्टिस्टिक फिंगर भी कहते हैं। वर्गाकार हाथ और कुछ नुकीली नुकीली उंगलियां, इन दोनों गुणों के सम्मिश्रण से व्यक्ति व्यवहारिक, उपयोगितावाद व कलात्मक दोनों क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। हाथ भी लंबोतरा और उंगलियां भी नुकीली हो तो शुद्ध कलाकार तो मनुष्य होता है, किंतु सृजनात्मक योग्यता का अभाव होने के कारण अपने कार्य का संपादन व इतने अच्छे रूप में नहीं कर सकता कि उसका संसार में नाम हो या धन प्राप्त हो। पर यदि हाथ वर्गाकार हो, उंगलियां नुकीली हो, तो वह इस कमी को पूर्ण कर सफलता प्राप्त कर लेता है। कोणिक हाथ इसको कहते हैं। एकदम नुकीली होती हैं आगे, जैसे कोण नहीं बनता थीटा, वैसे। जी सर। वर्गाकार हाथ तो बहुत नुकीली शांतिनिष्ठ उंगलियां, स्क्वायर हैंड विद द साइकिक, बहुत नुकीली, एकदम ऐसा लगता है जैसे तीर। वर्गाकार हाथ का गुण है व्यवहारिकता और उपयोगितावादिता। अत्यंत नुकीली उंगलियों का गुण है आत्मचिंतन, निष्क्रियता, मानसिक जगत में विचरण करना, सांसारिकता से मतलब नहीं, वो सिर्फ सोचते रहते हैं। ये दोनों गुण प्राय एक हाथ में नहीं मिलते, परंतु यदि हो तो व्यवहारिकता या उपयोगिता का गुण होने से मनुष्य प्राय कलात्मक या अन्य व्यापार संबंधी कामों का प्रारंभ तो खूब जोर शोर से करता है, किंतु उन्हें आखिर तक पूरा नहीं करता और बहुत से अच्छे प्रकार प्रारंभ किए कार्य बीच में ही रह जाते हैं। इस तरह के कलाकार का आप देख सकते हैं अधूरे चित्रों का स्टूडियो होता है, और ऐसे व्यक्ति के व्यापार में उसका कार्यकाल अधूरी योजनाओं के साथ होगा, क्योंकि ये लोग आत्मचिंतन तो बहुत करते हैं पर निष्क्रियता इनके जिंदगी में होती है। क्योंकि ये कर्मठ नहीं होते, इसलिए बाद में काम पूरा करते नहीं, आधे अधूरे काम इनके रहते हैं। इसको आदर्शवादी हाथ कहते हैं। इनकी एक अच्छाई होती है, इनके हाथ खूबसूरत बहुत। वर्गाकार हाथ और मिश्रित उंगलियों मिश्रित लक्षणों वाली उंगलियां, स्क्वायर हैंड विद द मिक्स्ड फिंगर्स। यदि हाथ वर्गाकार हो और उंगलियां भिन्न भिन्न प्रकार की हो, कोई नुकीली, कोई वर्गाकार, कोई आगे से फैली, कोई बहुत नुकीली, तो ऐसे हाथ की उंगलियों को मिश्रित लक्षण की उंगलियों वाला कहेंगे। ऐसे व्यक्तियों का अंगूठा प्राय लचकदार होता है और बीच में पीछे की ओर काफी मुड़ता है। ऐसे लोग बहुत विशेषज्ञ होते हैं, बहुत से विषयों के, बहुत सी फील्ड में जानकार होते हैं। इन्हें हम ये कह सकते हैं कि उनको एक नहीं कई फील्ड का, है ना, अनेक विषयों में चतुर होने के कारण अनेक कार्यों का योग्यता पूर्वक निष्पादन कर सकते हैं, किंतु यह बहु प्रकार की योग्यता होने के लिए हानिकारक भी साबित होती है, क्योंकि कई सारे काम करते हैं तो किसी में भी एक आगे नहीं निकल पाते, तो किसी एक काम में जमकर नहीं लगते। इस कारण थोड़ा थोड़ा अनेक ढंग का काम करने के कारण वे किसी एक में भी चोटी पर नहीं पहुंच पाते और उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो इस तरह से हमने उंगलियों के साथ हाथ का वर्णन किया, और ये सामुद्रिक शास्त्र का जो पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, ये कंप्लीट हुआ मिड सेमेस्टर एग्जाम का।